हमारे पिछले सेक्शन में हमने कुछ रिमार्केबल प्रूव किया था कि बिना आपके एप्लीकेशन की एल्गोरिदमिक लॉजिक की एक भी लाइन बदले आप जिस तरह से मेमोरी एलोकेट करते हैं उसे बदलकर परफॉर्मेंस को 15 टाइम्स या उससे ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है। अब आप शायद पूछ रहे होंगे कि फिजिकल सीपीयू को इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ता है कि मेमोरी कहाँ है। अगर मेमोरी एड्रेसेस वैलिड हैं तो क्या प्रोसेसर को बिना किसी रुकावट के फुल स्पीड पर डेटा फैच नहीं करना चाहिए? उस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर से बाहर निकलकर फिजिकल सिलिकॉन को देखना होगा। इस सेक्शन में हम हार्डवेयर के पर्दे को हटाकर यह ट्रेस करने जा रहे हैं कि जब आप स्टैंडर्ड वेक्टर जैसे कंटीग्युअस कंटेनर वर्सेस स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड मैप जैसे नोड बेस्ड कंटेनर पर इटरेट करते हैं तो सीपीयू मेमोरी पाइपलाइन के अंदर क्या होता है। सेक्शन ब्रेक, द सिलिकॉन ब्रिज, हाई फिजिकल मेमोरी लेआउट मैटर्स। मॉडर्न सीपीयूज बहुत तेज स्पीड से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं जो अक्सर 4.0 गीगाहर्ट्ज से 5.0 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। इस रेट पर एक सिंगल सीपीयू कोर लगभग 0.2 नैनोसेकंड्स में एक क्लॉक साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। हालांकि सिस्टम रैम यानी मेन मेमोरी ने सीपीयू क्लॉक स्पीड्स के साथ तालमेल नहीं बनाए रखा है। मेन डी रैम से डेटा रिक्वेस्ट करने में 60 से 100 प्लस नैनोसेकंड्स तक का समय लग जाता है। इस अंतर का कैलकुलेशन करके देखिए। जब आपका सीपीयू कोर सिस्टम रैम से डेटा का एक सिंगल बाइट आने का इंतजार करता है तो यह पूरी तरह से खाली बैठकर 200 से 300 सीपीयू क्लॉक साइकिल्स बर्बाद कर देता है। हार्डवेयर आर्किटेक्चर की भाषा में इस स्टॉल को मेमोरी वॉल पाइपलाइन हैजर्ड कहा जाता है। एग्जीक्यूशन यूनिट्स को लगातार स्टॉल होने से बचाने के लिए चिप डिजाइनर्स ने सीधे सीपीयू डाई पर छोटे सुपर फास्ट हार्डवेयर कैशेज का एक हायरार्किकल सिस्टम बनाया जो है L1, L2 और L3 कैशेज। यह डायग्राम एक कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी हायरार्की को समझाता है जो स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड और लेटेंसी के बीच के रिलेशन को दिखाता है। यह सीपीयू कोर के अंदर के फास्ट रजिस्टर्स से शुरू होता है, फिर नीचे जाते हुए L1, L2 और L3 कैशे लेवल्स पर जाता है और फाइनली मेन सिस्टम रैम तक पहुंचता है। हायरार्की में हर एक स्टेप नीचे जाने पर स्टोरेज कैपेसिटी तो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ ही डेटा को एक्सेस करने के लिए लेटेंसी और जरूरी क्लॉक साइकिल्स भी काफी बढ़ जाते हैं। चैप्टर 2.7 यानी कैश अलाइंड लेआउट रूल्स से याद कीजिए कि सीपीयू मेमोरी कंट्रोलर डी रैम और कैश हायरार्की के बीच सिंगल बाइट्स को आगे पीछे मूव नहीं करता है। मेमोरी को फिक्स्ड यूनिफॉर्म चंक्स में ट्रांसफर किया जाता है जिन्हें कैश लाइन्स के रूप में जाना जाता है। लगभग सभी मॉडर्न x86 64 और ARM 64 प्रोसेसर्स पर एक कैश लाइन एग्जैक्टली 64 बाइट्स वाइड होती है। जब आपका कोड एक पॉइंटर को डीरेफरेंस करता है तो सीपीयू चेक करता है कि टारगेट मेमोरी एड्रेस अभी L1 कैश लाइन के अंदर है या नहीं। अगर वो है तो आपको एक L1 कैश हिट मिलता है और डेटा लगभग 4 क्लॉक साइकिल्स में रजिस्टर्स में पहुंच जाता है। अगर वो नहीं है तो आपको L1 कैश मिस का सामना करना पड़ता है, जिससे हार्डवेयर मेमोरी कंट्रोलर को L2, L3 और आखिर में मेन रैम के जरिए उस लाइन को ढूंढना पड़ता है। चलिए विजुअली ट्रेस करते हैं एसटीडी वेक्टर और एसटीडी लिस्ट इन 64 बाइट हार्डवेयर कैश लाइंस के साथ एक स्टैंडर्ड इटरेशन लूप के दौरान कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, ट्रेसिंग एसटीडी वेक्टर, द कैश लाइन एक्सप्रेस। जब आप int 32T के एक स्टैंडर्ड एसटीडी वेक्टर के जरिए सीक्वेंशियली इटरेट करते हैं तो एलिमेंट्स कंटिगुअस फिजिकल वर्चुअल मेमोरी एड्रेसेस के एक सिंगल कंटिगुअस ब्लॉक में अरेंज्ड होते हैं। मान लेते हैं कि एक int 32T मेमोरी के 4 बाइट्स लेता है। एक सिंगल 64 बाइट L1 कैश लाइन में बिल्कुल 16 कंटिगुअस इंटीजर एलिमेंट्स फिट हो सकते हैं। 64 बाइट्स डिवाइडेड बाई 4 बाइट्स पर int इक्वल्स टू 16 एलिमेंट्स। यहाँ एक सीपीयू कोर का बिल्कुल सटीक हार्डवेयर स्टेप बाय स्टेप स्कीमेटिक है जो int 32T के एक एसटीडी वेक्टर के जरिए इटरेट कर रहा है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक कंटिगुअस एरे में सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस सीपीयू कैश यूसेज को ऑप्टिमाइज करता है। इनिशियल डेटा एक्सेस से एक कैश मिस होता है जो मेमोरी के एक ब्लॉक को कैश में लोड करता है। इसके बाद के सीक्वेंशियल रीड्स से इमीडिएट कैश हिट्स मिलते हैं और हार्डवेयर प्रीफेचर प्रोसेसिंग डिले को रोकने के लिए बैकग्राउंड में मेमोरी के अगले सेगमेंट को ऑटोमेटिकली लोड कर देता है। एसटीडी वेक्टर के लिए स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर फ्लो कोलन इनिशियल L1 मिस एलिमेंट 0 कोलन सीपीयू कोर मेमोरी एड्रेस 0x1000 पर वेक 0 की रिक्वेस्ट करता है। यह एड्रेस L1 कैश में नहीं है। पाइपलाइन एक छोटा इनिशियल मिस एक्सपीरियंस करती है
जिससे हार्डवेयर मेमोरी सिस्टम 0x1000 से शुरू होने वाले 60 बाइट ब्लॉक को फेच करने के लिए प्रॉम्प्ट होता है। कैश लाइन पे लोड फिलकोलन पूरी 64 बाइट लाइन को AL1 कैश में लाया जाता है। इस ब्लॉक में वेक 0 से वेक 15 तक होता है। सबसीक्वेंट AL1 हिट्स एलिमेंट्स 1 थ्रू 15 कोलन जैसे ही लूप वेक 1, वेक 2 और इसी तरह आगे बढ़ता है। रिक्वेस्टेड डेटा पहले से ही AL1 कैश में मौजूद होता है। डेटा लगभग 1 क्लॉक साइकिल में तुरंत CPU रजिस्टर्स में लोड हो जाता है। हार्डवेयर स्पेशल प्रीफेचर एक्टिवेशन कोलन जैसा कि चैप्टर 5.1 एरेस्ट्राइड मैकेनिक्स में कवर किया गया है। मॉडर्न CPU में डेडिकेटेड हार्डवेयर प्रीफेचिंग सर्किट्स होते हैं जो मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को मॉनिटर करते हैं। जब प्रीफेचर आपके कोड को एक कांस्टेंट लीनियर स्ट्राइड पर मेमोरी रीड करते हुए देखता है, स्ट्राइड इक्वल्स +4 बाइट्स, तो यह आपके फ्यूचर रिक्वेस्ट्स को प्रेडिक्ट करता है और आपके एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के पूछने से पहले ही अगली 64 बाइट कैश लाइन वेक 16 थ्रू वेक 31 को AL1 में स्पेक्युलेटिवली लोड कर देता है। 100% कैश लाइन यूटिलाइजेशन कोलन सिस्टम बस के जरिए फेच किए गए 64 बाइट्स में से हर एक सिंगल बाइट का इस्तेमाल आपके लूप रिजल्ट्स को कंप्यूट करने के लिए एक्टिवली किया जाता है। सेक्शन ब्रेक ट्रेसिंग नोड कंटेनर्स कोलन पॉइंटर चेसिंग माइनफील्ड। अब आइए उस स्मूथ पाइपलाइन फ्रेंडली कंटिन्यूअस फ्लो को कंपेयर करें जो तब होता है जब आप STD लिस्ट ऑफ इंट 32T या STD अनऑर्डर्ड मैप के अंदर एक लिंक्ड बकेट चेन जैसे नोड बेस्ड स्ट्रक्चर के जरिए इटरेट करते हैं। स्टैंडर्ड C++ इंप्लीमेंटेशंस में एक डबली लिंक्ड लिस्ट नोड कुछ इस तरह दिखता है कोलन। यह स्ट्रक्चर डेफिनेशन एक डबली लिंक्ड लिस्ट में एक नोड को रिप्रेजेंट करती है। इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों एलिमेंट्स के लिए पॉइंटर्स होते हैं, साथ ही स्टोर्ड डेटा भी होता है जो एक सिंगल नोड के लिए मेमोरी ओवरहेड और लेआउट डिटेल्स को इलस्ट्रेट करता है। चूंकि एप्लीकेशन के रनटाइम लाइफटाइम के दौरान ग्लोबल मैलॉक के सेपरेट कॉल्स के जरिए डिफ़ॉल्ट एलोकेशंस होते हैं, इसलिए ये नोड स्ट्रक्चर्स सिस्टम के वर्चुअल मेमोरी स्पेस में आर्बिट्रेरी एड्रेस लोकेशंस पर बिखर जाते हैं। आइए STD डबल कोलन लिस्ट के जरिए इटरेट करने के हार्डवेयर स्कीमेटिक को देखें कोलन। यह डायग्राम मेमोरी में डबली लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करने के परफॉर्मेंस ड्रॉबैक्स को दिखाता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे नॉन कंटिगुअस मेमोरी एड्रेसेस के पॉइंटर्स को चेस करने से CPU कैश के सभी लेवल्स पर लगातार कैश मिसेस होते हैं, जिसके कारण जब सिस्टम रैम से डेटा रिट्रीव करता है तो सिग्निफिकेंट पाइपलाइन स्टॉल्स होल्स हैं। यह इस बात को भी हाईलाइट करता है कि कैसे ये रैंडम एक्सेस पैटर्न हार्डवेयर प्रीफेचर को नेक्स्ट स्टेप्स प्रेडिक्ट करने से रोकता है, जिससे कैश लाइंस अंडरयूटिलाइज्ड रह जाती हैं और प्रोसेसिंग एफिशिएंसी डिग्रेड हो जाती है। स्टैंडर्ड लिस्ट के लिए स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर फ्लो पॉइंटर डीरेफरेंस डिपेंडेंसी मेमोरी में नोड B कहाँ रहता है ये जानने के लिए CPU कोर को सबसे पहले नोड A का इंटरनल नेक्स्ट पॉइंटर रजिस्टर 0x8500 रीड करना होगा। CPU समय से पहले नोड B का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि एड्रेस नोड A के अंदर स्टोर होता है। कैस्केडिंग AL1 AL2 या AL3 कैश मिसेस CPU एड्रेस 0x8500 की रिक्वेस्ट करता है। क्योंकि यह एलोकेशन बहुत पहले सिस्टम हीप के एक अलग हिस्से में हुआ था, इसलिए एड्रेस X8500 L1 L2 या L3 कैश में कहीं नहीं मिलता है। एग्जीक्यूशन पाइपलाइन स्टॉल चैप्टर 1.6 हार्डवेयर बस टाइमिंग को फिर से देखें। जब एक कैश मिस पूरी तरह से मेन रैम तक जाता है तो एग्जीक्यूशन कोर के पास रन करने के लिए इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाते हैं। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन यूनिट रुक जाती है, जिससे एग्जीक्यूशन 200 से 300 साइकिल्स के लिए फ्रीज हो जाता है। पुअर कैश लाइन यूटिलाइजेशन यानी मेमोरी बैंडविड्थ वेस्ट मेमोरी कंट्रोलर रैम से एड्रेस 0x8500 के लिए एक पूरा 64 बाइट कैश लाइन फेच करता है, लेकिन हमारा नोड पेलोड सिर्फ 4 बाइट्स का है प्लस पॉइंटर्स और पैडिंग। 64 बाइट लाइन का आधे से ज्यादा हिस्सा आसपास के हीप डेटा से भरा होता है, जिसे आपका लिस्ट लूप कभी रीड नहीं करेगा। आप यूजलेस डेटा बाइट्स पर रॉ मेमोरी बस बैंडविड्थ बर्बाद कर रहे हैं। हार्डवेयर प्रीफेचर डिफीट क्योंकि नोड A नोड B और नोड C मेमोरी में नॉन कंटिगुअस तरीके से बिखरे हुए हैं, जैसे 0x1000 से 0x8500 और फिर 0x3100, इसलिए हार्डवेयर स्पेशल प्रीफेचर को एक्सेस रिक्वेस्ट्स का एक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रीम दिखता है। प्रीफेचर हार मान लेता है, जिससे आपके एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को हर एक नोड स्टेप पर पूरा डीरैम लेटेंसी पेनल्टी भुगतना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक स्पेशल एफिशिएंसी का कंपैरिजन
वेक्टर वर्सेस नोड कंटेनर्स। चलिए नंबर्स को साइड बाय साइड देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास 1,032 बिट इंटीजर्स यानी इंट 32T का एक कलेक्शन है और हम रनिंग सम कंप्यूट करने के लिए पूरे सेट पर इटरेट करना चाहते हैं। यह टेबल डिफॉल्ट एलोकेटर का यूज करने वाले एक स्टैंडर्ड 32 बिट इंटीजर्स के वेक्टर और एक स्टैंडर्ड 32 बिट इंटीजर्स की लिस्ट के बीच हार्डवेयर मैट्रिक्स को कंपेयर करती है। एलिमेंट मेमोरी ओवरहेड के लिए स्टैंडर्ड वेक्टर में 0 बाइट्स होते हैं क्योंकि यह सिर्फ प्रिमिटिव वैल्यूज स्टोर करता है, जबकि पॉइंटर्स और अलाइनमेंट पैडिंग की वजह से स्टैंडर्ड लिस्ट में 16 से 24 बाइट्स होते हैं। इसकी वजह से वेक्टर का टोटल मेमोरी फुटप्रिंट अप्रोक्सीमेटली 4 मेगाबाइट्स होता है, जिसके कंपैरिजन में लिस्ट का टोटल मेमोरी फुटप्रिंट अप्रोक्सीमेटली 24 से 32 मेगाबाइट्स होता है। कैश एफिशिएंसी के मामले में वेक्टर हर 64 बाइट कैश लाइन में 16 एलिमेंट्स फिट करता है, जिससे 64 में से 64 यूजफुल बाइट्स के साथ 100% यूटिलाइजेशन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ लिस्ट हर कैश लाइन में सिर्फ 1 एलिमेंट ही फिट कर पाती है, जिससे केवल 12.5 से 25% एफिशिएंसी मिलती है और सिर्फ 4 से 8 यूजफुल बाइट्स ही मिल पाते हैं। वेक्टर के लिए हार्डवेयर प्रीफेचर एक्टिव और काफ़ी इफेक्टिव रहता है, जिससे हर 1000 एलिमेंट्स पर अप्रोक्सीमेटली 0 पाइपलाइन स्टॉल्स होते हैं। लिस्ट के लिए प्रीफेचर डिसेबल्ड या इनइफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 1000 एग्जीक्यूशन पाइपलाइन स्टॉल्स होते हैं। फाइनली वेक्टर में स्ट्राइड इक्वल टू 1 के साथ एक लीनियर या कंटिन्यूअस मेमोरी एक्सेस पैटर्न होता है, जबकि लिस्ट नॉन कंटिगुअस पॉइंटर चेसिंग पर डिपेंड करती है। जब आप मेमोरी ट्रैवर्सल को इस सिलिकॉन लेवल लेंस से देखते हैं तो हमारे पिछले बेंचमार्क्स के परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इंट्यूएटिव हो जाते हैं। सीपीयू एसटीडी लिस्ट का यूज करते समय लूप लॉजिक को धीमा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है, बल्कि यह बस अपने क्लॉक साइकिल्स का 95% हिस्सा पूरी तरह से शांत बैठकर मेमोरी बस ट्रांजैक्शंस के क्लियर होने का वेट करने में बिता रहा है। सेक्शन ब्रेक। द हाइब्रिड केस कस्टम एलोकेटर्स आस्की स्कीमेटिक को कैसे चेंज करते हैं। क्या होता है जब हम सेक्शन 10.7 में बनाए गए एरिना एलोकेटर का यूज एसटीडी लिस्ट जैसे नोड बेस्ड कंटेनर को बैक करने के लिए करते हैं। क्योंकि एक एरिना एलोकेटर एक सिंगल प्री रिजर्व्ड कॉन्टिगुअस मेमोरी बफर में से लिस्ट नोड्स को सीक्वेंशियली एलोकेट करता है, इसलिए नोड ए, नोड बी और नोड सी मेमोरी में फिजिकली एक दूसरे के बिल्कुल बगल में आ जाते हैं। यह विजुअलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक स्टैंडर्ड लिंक्ड लिस्ट के साथ एरिना एलोकेटर का यूज करने से मेमोरी एक्सेस ऑप्टिमाइज होता है। नोड्स को एक सिंगल कैश लाइन के अंदर कॉन्टिग्यूअसली स्टोर करके सिस्टम अगले नोड पर ट्रैवर्स करते समय एक कैश हिट अचीव करता है, जिससे मेन मेमोरी रिट्रीवल के लिए वेट करने की जरूरत खत्म हो जाती है। कस्टम मेमोरी लेआउट के जरिए स्पेशल क्लोजनेस को एनफोर्स करके एरिना एलोकेटर स्कैटर्ड नोड पॉइंटर्स को बिल्कुल उसी 64 बाइट L1 कैशे लाइन के अंदर लैंड करने के लिए फोर्स करता है। इससे पता चलता है कि क्यों हमारे कस्टम एरिना एलोकेटर ने हमारे माइक्रो बेंचमार्क्स में एसटीडी लिस्ट को 15 टाइम्स स्पीड अप कर दिया, क्योंकि इसने उन हजारों DRAM पाइपलाइन स्टॉल्स को इंस्टेंट L1 कैशे हिट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो वरना हो सकते थे। हालांकि ध्यान दें कि एक एरिना एलोकेटर के साथ भी एसटीडी लिस्ट में अभी भी पॉइंटर ओवरहेड ब्रैकेट स्टार्ट नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर्स ब्रैकेट क्लोज होता है, जिसका मतलब है कि एक 64 बाइट कैशे लाइन अभी भी केवल 2 नोड्स को ही होल्ड कर सकती है, जबकि एसटीडी वेक्टर उसी सेम स्पेस में 16 वैल्यूज को फिट कर देता है। सिर्फ रॉ थ्रूपुट के लिए कॉन्टिगुअस लेआउट ब्रैकेट स्टार्ट एसटीडी डबल कोलन वेक्टर एसटीडी डबल कोलन एरे या एसटीडी डबल कोलन डेक ब्रैकेट क्लोज डेटा लेआउट परफॉर्मेंस का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना हुआ है। सेक्शन ब्रेक। कोड केस स्टडी C++ में कैशे लाइन मिसेस को मेजर करना। हम एक क्विक डायग्नोस्टिक प्रोग्राम लिखकर इन कैशे हार्डवेयर डायनेमिक्स को एक्शन में सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम एक कॉन्टिगुअस ब्लॉक ऑफ डेटा पर इटरेशन टाइम की तुलना एक पॉइंटर चेस्ट लिंक्ड चेन से करेंगे। यह प्रोग्राम डेटा ट्रैवर्सल स्पीड्स पर मेमोरी लेआउट के परफॉर्मेंस इंपैक्ट को बेंचमार्क और कंपेयर करता है। यह 2 सिनेरियोस सेटअप करता है, एक जो मेमोरी के कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक के थ्रू इटरेट करता है और दूसरा जो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन और पॉइंटर चेसिंग को सिमुलेट करने के लिए एक रैंडमली ऑर्डर्ड लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करता है। प्रोग्राम दोनों स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट्स का सम करने में लगने वाले टाइम को मेजर और प्रिंट करता है, यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे कैश लोकेलिटी फ्रीक्वेंट कैश मिसेस के कंपैरिजन में एग्जीक्यूशन टाइम को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है। रनिंग द प्रोफाइलर। अगर आप इस कोड को अपनी मशीन पर एग्जीक्यूट करते हैं और लिनक्स परफ जैसे हार्डवेयर परफॉर्मेंस टूल्स का यूज करके इसे प्रोफाइल करते हैं,
जैसे ब्रैकेट स्टार्ट परफ स्टैट माइनस ई एल वन डी कैशे लोड मिसेस डॉट या बेंचमार्क बाइनरी ब्रैकेट क्लोज, तो आपको बिल्कुल साफ हार्डवेयर काउंटर मैट्रिक्स दिखाई देंगे। ये परफॉर्मेंस बेंचमार्क एक कॉन्टिगुअस वेक्टर लेआउट में एलिमेंट्स को सम करने के एग्जीक्यूशन टाइम को पॉइंटर चेजिंग नोड लिस्ट लेआउट के साथ कंपेयर करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कॉन्टिगुअस मेमोरी लेआउट सिग्निफिकेंटली फास्टर है, जो ऑपरेशन को सिर्फ 3 मिलीसेकंड्स से थोड़े ज्यादा समय में कंप्लीट कर देता है, जबकि पॉइंटर चेजिंग अप्रोच को लगभग 68 मिलीसेकंड्स लगते हैं, इसके बावजूद कि दोनों सेम सम प्रोड्यूस करते हैं। लिनक्स परफ के अंडर वेक्टर इटरेशन 1% से कम का L1 डेटा कैश मिस रेट रिपोर्ट करता है, जबकि पॉइंटर चेसिंग लिस्ट इटरेशन 85% से ज्यादा का L1 डेटा कैश मिस रेट रिपोर्ट करता है। दोनों लूप्स में एग्जीक्यूट किया गया लॉजिक बिल्कुल सेम था, यानी नंबर्स को ऐड करना, लेकिन पॉइंटर चेसिंग वर्जन 20 टाइम्स स्लो चला सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने हार्डवेयर कोर को कैश फ्रेंडली डेटा के लिए स्टार्व कर दिया। सेक्शन ब्रेक रियल वर्ल्ड C++ डिजाइन के लिए आर्किटेक्चरल रूल्स। अब जब हमने हार्डवेयर कैश बिहेवियर को इंडिविजुअल सिलिकॉन क्लॉक साइकिल्स तक ट्रेस कर लिया है, तो हम हाई परफॉर्मेंस C++ एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए 4 गोल्डन रूल्स निकाल सकते हैं। कॉन्टिगुअस स्टोरेज यानी एसटीडी वेक्टर या एसटीडी एरे को डिफॉल्ट रखें। जब तक आपके पास स्टेबल नोड पॉइंटर्स या फ्रीक्वेंट मिडिल इंसर्शंस की कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट न हो, हमेशा कॉन्टिगुअस कंटेनर्स को ही प्रेफर करें। वे मॉडर्न हार्डवेयर प्रीफीचर्स के साथ नेचुरली अलाइन होते हैं और कैश लाइन यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करते हैं। लेटेंसी क्रिटिकल पाथ्स में नोड बेस्ड कंटेनर्स को अवॉइड करें। हाई फ्रीक्वेंसी इटरेटिव एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करते समय एसटीडी लिस्ट या स्टैंडर्ड एसटीडी अनऑर्डर्ड मैप को अवॉइड करें। पॉइंटर चेसिंग लेटेंसी आपके सीपीयू एग्जीक्यूशन इंजन्स के लिए बॉटलनेक बन जाएगी। हॉट डेटा को एक साथ ग्रुप करें। अगर आपकी क्लासेस में ऐसा डेटा है जिसे अक्सर एक साथ एक्सेस किया जाता है, तो उन फील्ड्स को मेमोरी में एडजेसेंट रखें, यानी चैप्टर 2.7 स्ट्रक्चर अलाइनमेंट को रेफर करें। रिलेटेड डेटा को दूर के हीप पॉइंटर्स पर स्टोर न करें अगर वह ऑब्जेक्ट पेलोड के अंदर इनलाइन रह सकता है। कैश फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर्स को लेवरेज करें। जब आपको की वैल्यू लुकअप्स या डायनेमिक सॉर्टेड स्ट्रक्चर्स की जरूरत हो, तो फ्लैट मैप्स या फ्लैट सॉर्टेड वेक्टर्स जैसे कैश फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स पर विचार करें, जहां नोड पॉइंटर्स को कॉन्टिगुअस एलिमेंट बफर्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। सीपीयू कैश मैकेनिक्स, फिजिकल लाइन ट्रांसफर्स और मेमोरी लेआउट ऑप्टिमाइजेशन की इस डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आप इन कॉन्सेप्ट्स को एक रियल वर्ल्ड बेंचमार्क सिनेरियो में प्रैक्टिस में लाने के लिए तैयार हैं। सेक्शन ब्रेक। इसके बाद हम 10.9 प्रैक्टिस लैब बेंचमार्किंग हैश मैप लुकअप वर्सेस फ्लैट सॉर्टेड वेक्टर बाइनरी सर्च में इन फिजिकल कैश रियलिटीज को हेड टू हेड टेस्ट करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव परफॉर्मेंस लैब बनाने जा रहे हैं।